जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान खमर आगा साहब, जिनको आप अक्सर हमारे प्रोग्राम पे देखते हैं। और बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। सर, भारत की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो बहुत ज्यादा चर्चा भारत की फॉरेन पॉलिसी की रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो विदेश यात्राओं पर जाते हैं और विपक्ष कहे तो इसको कहीं ना कहीं इस पे कटाक्ष भी होता है कि मोदी जी हमेशा बाहर की यात्रा, विदेश यात्रा पे रहते हैं। लेकिन अगर एक फॉरेन पॉलिसी की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आप, क्योंकि इन सभी मामलों पे जानकार है, एक्सपर्ट हैं, तो जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है तब से लेके अब तक, भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि अभी मोदी जी यूएई और यूरोप के कई सारे देशों की यात्रा पर रहे और बड़े सारे अहम जो एमओयूज है वो साइन। जी देखिए, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भारत को भी अपने को एडजस्ट करना पड़ता है जी और ये मूवमेंट बहुत फास्ट है। इसलिए मोदी जी उसमें अपना पर्सनल टच भी देते हैं और बार बार दौरा करना, पर्सनल रिलेशंस बनाने मुल्क में। हालांकि पर्सनल रिलेशंस में मिडल ईस्ट में तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, एक ही आदमी पे सब कुछ रहता है। तो उससे आपको अच्छे रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यूरोप में जरा फर्क है, हमारे पुराने संबंध हैं। दूसरी बात ये कि हमारी उनके साथ पुराने लिंक हैं। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, अंग्रेजी भाषा है, बोलने वाले हैं लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में। फिर उसके अलावा यह है कि भारत में फ्री मीडिया है। तो इस वजह से एक डाइवर्सिटी में हम लोग विश्वास रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से हमारे उनसे रिश्ते नेचुरल एलाई बनते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। दूसरी बात ये कि बहुत मेजर चेंजेस फॉरेन पॉलिसी में आ रहे हैं। हालांकि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली कंटिन्यूएशन एंड चेंज, क्योंकि वो बहुत तेज हो रहे हैं डेवलपमेंट, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। भारत अपने को काफी हद तक पश्चिमी देशों के साथ अलाइन कर रहा है, साथ में रशिया से दोस्ती बनाए रखते हुए। कई कारण हैं, चाइना एक बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, डिफेंस सेक्टर है, नई टेक्नोलॉजीज जो हैं जो हमको वहाँ से मिल जाए। फिर इसके अलावा यह है कि भारत चाहता है कि जो देश है ये एक बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन जाए, दुनिया की फैक्ट्री आप समझ लीजिए, सब कुछ यहाँ पे बनने लगे। और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर तो है ही बहुत बड़ा इस समय भारत। तो ये सबके लिए ज़रूरी है, पश्चिमी देशों से अच्छे रिलेशन होना, जहाँ से निवेश भी आता है, यानी इन्वेस्टमेंट आता है। फिर उसके अलावा उनकी कंपनीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हैं। एप्पल टेलीफोन जैसी सोफिस्टिकेटेड चीज़ भारत में बन रहा है सबसे ज़्यादा, और यहाँ से अमेरिका और यूरोप जाता है। तो इस तरीके के बहुत से आइटम्स हैं हाई टेक वाले, वो यूरोप अमेरिका से भारत लाने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं तो धीरे धीरे हम लोग भी अपनी डेवलप कर लेते हैं। हमारी पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से इंपोर्ट करने की नहीं है, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सामान हम खरीदते हैं, खासतौर से डिफेंस फील्ड में, हमारी कोशिश ये होती है गवर्नमेंट की कि यहीं पे वो बनाए। उसके बहुत से पार्ट्स यहाँ बनते हैं, बाकी वहाँ से जिस देश से हम लेते हैं। जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन भी है रशिया के साथ हमारा। अब अमेरिका भी ऑफर कर रहा है कुछ चीज़ों में। इसी तरीके से दूसरी कंपनीज भी यूरोप की हैं, वो ऑफर कर रही हैं बहुत सी चीज़ें। टाटा के साथ एक बड़ा समझौते हो रहे। बहरहाल, तो ये जो बेसिक पॉलिसी है वो सेल्फ रिलायंस की है, कि आत्मनिर्भर भारत एक बनना है, जिसमें सब चीज़ें आखिर में यहीं पे बननी है। और फिर एक बार टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर क्वांटम जम, यानी आगे बढ़ने में आसानी होगी। बहुत से फील्ड में हम बहुत आगे आ चुके हैं ऑलरेडी, खासतौर से न्यूक्लियर हो, स्पेस
टेक्नोलॉजी हो या इससे जुड़ी भी आईटी सेक्टर में हमारा बड़ा अच्छा योगदान है। अब हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ग्राउंड है आईटी का, ट्रेंड लोग हैं, तो वो आसानी से आ जाएंगे और उस पर काफ़ी काम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर हर तरफ हो रहा। अब ये है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है नेशनल पॉलिसी का। जैसी नेशनल पॉलिसी होती है उसी के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी, उसी को वो आगे बढ़ाते हैं। नेशनल पॉलिसी क्या है? एक तो मैंने बताया कि सेल्फ रिलायंस, यानी भारत अपने हित में काम करता है और ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, किसी दूसरे बड़े देश के दबाव में नहीं आएगा, ये एक है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि भारत की कोशिश ये है कि जो है प्रोडक्शन हब की हमने बात की, हमारी इकोनॉमी तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 4 ट्रिलियन की है, अगले 4 से 8 साल के अंदर इसको डबल हो जाना चाहिए नेचुरल प्रोसेस में, जिस स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक समस्या है, तेल की अगर दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो उस पर असर पड़ेगा, हमारे यानी ग्लोबल पड़ेगा, वो तो खैर सभी देशों में पड़ेगा। और हमको ये है कि दूसरी हमारी ये है कि हम लोग चाहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है भारत की, एम्फेसिस ये नेशनल इंटरेस्ट की मैं बातें कर रहा हूँ, जिसको फिर फॉरेन पॉलिसी में प्रमोट किया जाता है। ये एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है, अगर हमें 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हर साल 6+ हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है तेल की सप्लाई लगातार बनी रहना चाहिए और सस्ते दाम पे मिलते रहना चाहिए। काफ़ी हद तक तो इंडिया ने मैनेज कर लिया था रशिया से सस्ता तेल, अब थोड़ा महंगा तेल हमें आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आने लगी हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि तेल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़ी हुई बहुत से बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अकेला तेल जो है वो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं यूज़ होता, बल्कि बहुत से अलग सेक्टर हैं जिसमें उसका इस्तेमाल होता है, ऊर्जा के काम फॉर्म में भी होता है, फर्टिलाइज़र भी बनता है, प्लास्टिक के सामान भी बनते हैं। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसमें जो सिंथेटिक यार्न होता है वो भी पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, दवाएं उसी से बनाई जाती हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, एक बैरल तेल सपोज अगर $100 का है तो उससे बाई प्रोडक्ट बना के $1000 कमाए जाते हैं। तो हिंदुस्तान एक तरफ तो तेल लेता है, फिर बाई प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर हम इंपोर्ट भी करते हैं, बहुत से बाई प्रोडक्ट हमारे पास कम है। तो इस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब उसके लिए बहुत सी वो भी हैं हमारे पास प्लान भी, इसलिए कि इस वॉर ने जो इस वक्त ईरान की हो रही है, एक चीज़ समझाई है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे खाली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भारत को चाहिए कि वो पाइपलाइन ओमान इंडिया बनाए, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी जुड़ जाएगा, कतर भी जुड़ जाएगा, और दूसरे देश जो हैं, ईरान भी आ जाएगा, और फिर उसके अलावा इराक आ जाएगा। तो इस तरह से यही कंट्रीज हैं जहाँ से हमारे तेल आते हैं। तो हमको प्रॉब्लम, ये पाइपलाइन अंडर सी आएगी, इसकी कॉस्ट बहुत आएगी, जो कॉस्ट आएगी वो सभी नेशन जहाँ जहाँ से हम लोग तेल लेते हैं उनका भी इंटरेस्ट है। तो मैं समझता हूँ अगर सब शेयर करते हैं तो एक सबके उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, न केवल भारत, फिर तो वो ये है कि अपना तेल यहाँ पे भेज सकते हैं ये कंट्रीज, और यहाँ से फिर वो ईस्ट एशिया में, जो कि उनके जापान, साउथ कोरिया बजाय वहाँ से पंप होने के यहाँ से पंप हो जाएगा। इस तरह से उनका भी हित में है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर हमारे लिए एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, रक्षा सुरक्षा का। आए दिन पाकिस्तान से जिस तरीके के अटैक्स होते रहते हैं, उसको बड़ी समस्या, उसके लिए ईस्टर्न बॉर्डर भी हमारा बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। तो हाँ, वो भी हो गया, बांग्लादेश भी आ गया है अभी इस चपेट में, नॉर्थ ईस्ट को थ्रेट बन गया है, और वेस्टर्न साइड में हमारा कश्मीर पहले ही से, और पंजाब पे उनकी नजरें रही हैं, लगातार अटैक हुए हैं। तो लेकिन ये है कि भारत की सेना काफ़ी सक्षम है उसको डील करने के लिए, और भारत जिस देश भी जाता है वहाँ पे ये होता है, एक तो
रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मसले, काउंटर टेररिज्म की बात होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, भारत के पास अगर इंफॉर्मेशन होती है उनको देते हैं, इसलिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, सभी इससे पीड़ित हैं, बहुत से देश इससे पीड़ित हैं। तो ये इस तरीके से ये हो जाता है। अरब देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम आते हैं आगे, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत चाहता नहीं कि भारत की जो पॉलिसी है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि वो वॉर, किसी भी देश से युद्ध नहीं होना चाहिए। वो ये हमेशा स्वयं के लिए भी कहते हैं और फिर दूसरे मुल्कों को, रशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी एडवाइस किया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। इसीलिए जब चाइना ने गलवान वैली में आया, घुसपैठ की, वहाँ पे हमारी कुछ ज़मीनों पे कब्जा किया, तो इंडिया ने फौरन उसका जवाब वॉर से नहीं दिया, बल्कि बॉर्डर पे मैसिव डिप्लॉयमेंट किया और एक थ्रेट बनाया उनके लिए कि अगर तुम नहीं विथड्रॉ करोगे तो हम अटैक भी कर सकते हैं, और फोर्स किया उनको बातचीत करने पे। वो काफ़ी समय लगा, लेकिन ये फोर्स करते रहे और फिर अंत में उनको बातचीत करनी पड़ी, विथड्रॉ भी हुए वहाँ से और बहुत सी जगहों से अभी भी बातचीत चल रही है फर्दर। तो वॉर के हम लोग खिलाफ हैं। फिर हमारा एक और नेशनल इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, वर्ल्ड, मैंने पहले भी बताया। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ी पावर्स हैं जो नहीं चाहती कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म आए, तो भारत उसकी डिमांड कर रहा है। उनके साथ और भी बहुत से देश हैं डेवलपिंग नेशन के, जो मिलकर कर रहे हैं। और ये इन प्रिंसिपल ये तय हुआ था कि भाई कम से कम 5 नॉन वीटो पावर वाले मेंबर इसमें बनेंगे, जिसमें भारत एक था, जापान, कोरिया, फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इस तरह से नाम थे, अलग-अलग कॉन्टिनेंट से सबके। लेकिन ये लोग अभी भी रेसिस्ट कर रहे हैं। भारत चाहता है कि भागीदारी उसकी ग्लोबल जो मसले हैं उसमें होनी चाहिए। फिर उसके अलावा ये है कि वो, ताकि वो ग्लोबल साउथ के, यानी खास तौर से जो साउथ का मसला है, उनके देशों को अच्छी तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके। ऐसे भी भारत करता रहता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी काउंसिल में होगा तो और अच्छी तरह से इन देशों के जो लीस्ट डेवलप हैं, जिनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं का के लिए भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उनके मसलों को रखता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर होंगे तो आतंकवाद का भी मसला बराबर उठाया जा सकता है। उसके लिए भारत की पॉलिसी तो ज़ीरो टॉलरेरिज्म की है, यानी बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी है कि आतंक को बातचीत भी साथ-साथ नहीं चलेगी। अब ये है कि टेरर फाइनेंसिंग का एक बड़ा मसला है, तो वो उसके लिए लगातार भारत बात करता रहता है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एजेंसीज़ हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग को देखती हैं, उनसे वहाँ पे भी भारत की नज़र रहती है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, अब बाहर आ गया है। और मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पहलगाम में हुआ, उसके बाद फिर उसको डालना चाहिए, इसलिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन था, तो ज़ाहिर-सी बात है फंडिंग आई होगी, उसमें पैसा खर्चे हुए होंगे, पता नहीं कितने पैसे, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू तो आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके लिए। अब यूनाइटेड नेशंस में हम लोग चाहते हैं कि न केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में, यानी उसके ढांचे में चेंज आए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, खासतौर से वर्ल्ड बैंक और जो है IMF, इसके अंदर भी भागीदारी की बात। अब ये पॉलिसी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है एक ढांचे की ज़रूरत। तो उस ढांचे में आता क्या है कि हमारी जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी साउथ एशिया के जितने हमारे नेबर हैं उनसे अच्छे संबंध होने चाहिए। जहाँ पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती रहती है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान तो है ही परमानेंट, चाइना से की समस्या है। अब चाइना से डील करने के लिए हमारे पास एक तो मिलिट्रीली जो है सैन्य शक्ति के रूप में पूरी तरह से सक्षम है, तो दूसरी तरफ निगोशिएशन, और फिर उसके अलावा क्वाड जो है, यानी हमारा
जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ मिलके जापान, भारत ये देश जो है वो डील करते हैं। हालांकि भारत का मानना ये है कि ये डेवलपमेंट एजेंडा है, इसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट है वो कुछ जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है, उसको यूके, अमेरिका, उसको भारत ने नहीं ज्वाइन किया। भारत की पॉलिसी अभी तक तो यही रही कि कोई मिलिट्री सैन्य अलायंस में नहीं जाता। अब ये है कि चाइना की जो नीति है उसने भारत को धीरे धीरे काफी हद तक पश्चिमी खैमे में पुश कर दिया है, लेकिन रशिया के साथ हम अपने संबंध अभी भी हमारे अच्छे हैं। अब ये है कि फिर उसके बाद अलावा ये रहती है कि हम लोग चाहते हैं कि पश्चिमी एशिया से हमारे अच्छे संबंध बने रहें, क्योंकि हमारा 75-80% तेल की सप्लाई इधर ही से आती है। आजकल तो ज़्यादातर रशिया से आ रही है, लेकिन वॉर के चलते हुए और फिर उसके बाद सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से पहले, तो इसलिए वहीं से आ रही थी। तो रशिया अरब देशों के साथ भारत की जो नीति है वो है अरबों से भी अच्छे रिश्ते बनाना इस पूरे क्षेत्र में। फिर उसके अलावा इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखना, बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री के 1 to 1। फिर उसके अलावा ये है कि ईरान से भी हमें, हमारा नियर नेबर है और आज़ादी से पहले तो हमारे बॉर्डर मिलते थे। ईरान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, गेटवे है सेंट्रल एशिया जाने का। यहीं से फिर सेंट्रल ये चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी एक तरफ तो अफगानिस्तान से है जो कि पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखी है, दूसरी तरफ हमारा सेंट्रल एशिया जाने का वहाँ पे नॉर्थ साउथ फ्रेट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर है, इसी तरह का कुछ लफ्ज मैं अभी भूल रहा हूँ, जो कि बन रहा है, जिसके तहत सारे सेंट्रल एशियन कॉकेशस के देश जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से वो मसला जो है, सामान जो है यहाँ से चला जाएगा बाई शिप चाबहार, और फिर चाबहार से वो बाई रेल रोड चला जाएगा। ऑयल कनेक्टिविटी यानी ऑयल पाइपलाइन, ये सब कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, होने का प्लान। फिर उसके अलावा हमारा एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इंडिया मिडल ईस्ट, इजराइल, फिर से होता हुआ वो यानी हैफा पोर्ट होता हुआ, इसमें इंडिया, यूएई और जॉर्डन, इजराइल से होता हुआ ग्रीस जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ इसी में सऊदी अरबिया और दूसरे देश भी जुड़ जाएंगे, तो रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी वहां से मिल जाएगी भारत को। तो इस तरह से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आजकल के ज़माने में बहुत। दूसरी बात ये कि टाइम की बचत होती है, सस्ता होता है, फिर जो इंश्योरेंस कास्ट बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से ये बहुत। अब ये देखना है कि ईरान वार की वजह से हम भारत को बड़ी समस्या है, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी का मसला आ गया है, तेल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। हमको रशिया से अगर तेल ना आता होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। ये एक लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है, बढ़ती चली जा रही है, 110, 111 इस तरीके से। अगर मैं समझता हूँ 10-15 दिन और युद्ध ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुली, क्योंकि वहाँ पे डबल ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड है, यानी ईरान ने ब्लॉकेट किया था, उसके ऊपर अमेरिकन ने भी कर दिया। अभी ईरान खोलने पे तैयार है, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि वो और देश के जो शिप्स हैं उनको तो जाने देगी, ईरानियन शिप्स नहीं जाएंगे। तो ईरान बाकी देशों के भी, बहुत से देशों के शिप्स को पास कर रहा है, और उसने अपना पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उसका जो है उसकी, क्योंकि उसकी वाटर सीमा के अंदर आता है, तो अभी तक वो इंटरनेशनल वाटरवे था, अब वो कहते हैं कि ईरानी वाटरवे, उसके लिए एक अलग कमेटी बना दी अब, और वो कहते हैं कि हम टोल भी लेंगे आने जाने वाले शिप से। बहरहाल उसके ऊपर एक डिबेट है। तो ये जो है ये चीज़ें जो है लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है वेस्ट एशिया के लिए, यूरोप के लिए, रशिया के साथ संबंध, ये चीज़ें जो हैं, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको आगे
प्रमोट करने के लिए ये है। समुद्र है हमारा एक, यानी ये जो कहलाता है, सागर एक ये महासागर भी जी। है जी। जी हमारा। हाँ, एक ये है हमारा इंडियन ओशन जी, रिम इंडियन ओशन के जो रीजन। देश हैं, हाँ वो सब हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, जो देखना प्रधानमंत्री की विजिट्स होती है उसमें तय होते हैं, इन प्रिंसिपल चीजें हो जाती हैं। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री उसको धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और बहुत से मिनिस्ट्रीज होते हैं। ट्रेड डील है तो फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री, इस तरह से बहुत से मंत्रालय उसमें फिर जुड़ते हैं। उन जो प्रधानमंत्री के साथ MOU साइन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, जो कि काफी बड़ा टास्क होता है। डिफेंस के सेक्टर में भारत अपनी पूरी तरीके से, उसकी कोशिश ये है कि सेल्फ रिलायंस हो, और एक बड़ा एक्सपोर्टर भी हो गया है। लगभग 25,000 करोड़ के उसने वेपन सिस्टम्स से जुड़े हुए चीजें और सिस्टम्स एक्सपोर्ट किए हैं, और आने वाले समय में ये लगातार बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर, उसकी भी काफी भागीदारी है, और काफी बढ़ती हुई भागीदारी नजर आती है, जो कि अलग अलग देशों के साथ उसके भी ज्वाइंट प्रोडक्शन और को प्रोडक्शन की बातचीत चल रही है। तो ये थी बेसिक जो डॉक्ट्रिन है मोदी जी की, मोदी डॉक्ट्रिन जिसे कहा जाता है, वो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत को बनाना, और उसके लिए तमाम से मदद लेना देशों से, और अपनी क्षमता को बढ़ाना, और उसके लिए ग्लोबल प्रोडक्शन है, यानी पूरी दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ पे बनेगी, प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाए, बनाने की कोशिश। और सर्विस प्रोवाइडर तो भारतीय हैं, बहुत अच्छे तमाम देशों में जाके काम कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ सर्विसेज हैं, यहाँ हेल्थ टूरिज्म, भारत में हजारों लोग आते हैं तमाम दुनिया से हेल्थ के लिए, यानी अभी भी पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनको वीजा दिया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो आप समझ सकते हैं और कितने, बांग्लादेश से हजारों लोग आते हैं हर साल इलाज के लिए। तो इस वजह से और भी बहुत से, टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है भारत का। भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेजर्ट भी है, समुंदर भी है, और हिमालय जैसा पहाड़ भी है, जहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो आप सोच सकते हैं, अलग 4 सीजन्स हैं हमारे यहाँ, हर सीजन अलग होता है, हर खाने अलग होते हैं हर सीजन के, हर सीजन के आप सोच लीजिए जो फूल होते हैं वो और अलग हर होते थोड़ी हैं, दूर पे भाषा, पहनावा, खाना सब बदल जाता है। बदल जाता है। तो ये चीजें हैं जो बाहर के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से भारत एक बड़ी मात्रा में पर्यटक भारत में आते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पर्यटन। पर्यटन से जुड़े हुए जो होते हैं, टैक्सी सर्विस है, होटल्स हैं, गाइड्स हैं, हजारों किस्म की चीजें होती हैं, यानी एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर होता है ये सेक्टर। जी, बिल्कुल। तो मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँ कि आपने इतने सालों में जो मोदी जी का कार्यकाल है, तीसरी टर्म चल रही है, क्या आपने अब तक बदलाव देखा जो मोदी जी की नीति रही है उसकी वजह से देश को क्या कुछ मिला? मैंने बताया वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए नीति में भी बड़ा परिवर्तन आ रहा है। पहले हम जो थे, हमारी दूरियां पश्चिमी देशों से काफी थी, इतने अच्छे संबंध नहीं थे जितने अच्छे ये हैं, और अब हमारे लगातार उनके साथ हमारे पार्टनर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। और फिर ये भी है कि नेचुरल एलाई भी प्रधानमंत्री ने कहा है अमेरिका को। तो इस तरीके से जो संबंध उन्हीं ने बढ़ाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कई बार अमेरिका गए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी मिले बहुत बार। प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको अपना दोस्त भी कहता है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़ा कॉकस है, यानी कांग्रेस में लोग हैं, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने को आगे प्रमोट करते हैं। उनके लिए बड़ा मार्केट है, $4 ट्रिलियन है हमारी जो बढ़ रहा है, जो मार्केट ऑल्सो उनके लिए बहुत, हमारा $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हो गया है, जो बढ़ के 500, इसकी क्षमता जो है $500 बिलियन की है अगले 5-7 साल में, इस तरह से। लेकिन ये कि समस्याएं भी हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, या जिस तरीके से वो इस पर में डिसीजन
ले लेते हैं। युद्ध का जो उन्होंने लिया है ईरान से, उसकी वजह से बड़े संबंध, हमारी बड़ी समस्याएं पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया के देशों को आ रही हैं, तो ये एक समस्या है उनके साथ डील करने में। जी, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति रही है, विदेश नीति, उसकी वजह से भारत में काफ़ी कुछ हमने बदलाव देखा है इन्होंने लगभग 1.5 दशक के अंदर। और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, और अभी जो वेस्ट एशिया की वजह से एनर्जी क्राइसिस भारत के सामने है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी अभी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। और काफ़ी इनफैक्ट उन्होंने लोगों से अपील भी की ऑयल कंजर्वेशन और बहुत सारे बदलाव करने के लिए अपने देश में रहे हमारा। अभी क्राइसिस पूरी दुनिया के सामने है, जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ी शांति आएगी तो ग्लोबली हम इसमें शांति देख पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।